नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के एक और नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में थ्रिप्स और अभी के समय जो रोग लग रहे हैं उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। काफी किसानों ने हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी पूछा था कि उनकी लहसुन की जो फसल है उसके अंदर रूट मैगट की समस्या देखने को मिल रही है, डाउनी मिल्ड्यू काफी ज्यादा अटैक देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ में पर्पल ब्लोच का हमला भी काफी हद तक बढ़ चुका है। तो इन्हीं कमेंट को ध्यान में रखते हुए लहसुन खेती सीरीज के इस नए वीडियो को हमने बनाया है। और आप भी चाहते हो कि लहसुन खेती सीरीज में कोई नया वीडियो आना चाहिए, नए टॉपिक पे आना चाहिए, आपके क्षेत्र में कोई समस्या देखने को मिल रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आएंगे। और जो भी किसान इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से जुड़ी A to Z जानकारी मिलती है। और इस लहसुन खेती सीरीज के अंदर हम आने वाले समय पर कंद की साइज को बढ़ाने के लिए और भी कुछ खास वीडियो लेके आने वाले हैं। तो आप इस अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो चैनल पर अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान तो लहसुन की फसल अभी उस अवस्था पर आ पहुंची है जहां पर लहसुन की फसल के अंदर कई सारे रोग और कीटों का हमला मंडराने लग गया है। जहां एक ओर तो लहसुन का कंद बनना शुरू हो रहा है, वहीं दूसरी ओर रोग और कीट जो ना फसल को पूरी तरह अपनी चपेट में ले रहे हैं, जिससे कंद की जो साइज है ना वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। क्योंकि कंद वाली अवस्था पर पत्तियों को स्वस्थ रखना, पौधे को स्वस्थ रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कीटों का हमला होगा तो भी पत्ता पीला पड़ेगा, फफूंद जनित रोग आएंगे तो भी पत्ता पीला पड़ेगा, और अगर एक बार पत्ता पीला पड़ गया तो पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ना वो पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में पौधा अपना खाना अच्छे से नहीं बना पाता है, और पौधे के अंदर खाना ही अगर अच्छे से नहीं बनेगा तो पौधे के अंदर ऊर्जा जो है ना वो अच्छे से नहीं बन पाती है, और ऊर्जा नहीं बनेगी तो कंद की जो साइज है ना वो अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है। कलियों की जो मोटाई है वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, और यहाँ तक कि क्वालिटी जो रहती है ना वो भी काफी हद तक गिर जाती है। अब किसानों तो रोगों और कीटों को कंट्रोल करने के लिए आपने पहले काफी ज्यादा स्प्रे भी दे दिए होंगे। हालांकि आपने 1 या 2 स्प्रे लगा दिए होंगे। जिन किसानों की समस्या ज्यादा थी उन्होंने 3 से 4 स्प्रे लगा दिए होंगे, क्योंकि लहसुन की जो फसल रहती है ना ये थोड़ी खर्चीली फसल है। इसके अंदर नॉर्मली स्प्रे जो रहते हैं वो थोड़े ज्यादा ही जाते हैं और खर्चा थोड़ा आपको ज्यादा करना पड़ता है। तो किसान मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को मैं सिर्फ 2 चैप्टर में डिवाइड करना चाहूंगा। पहले भाग में हम बात करेंगे कि फफूंद जनित रोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि कीटों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो बारी बारी करके इन समस्याओं के रोकथाम के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फफूंद जनित रोगों की। तो किसान मित्रों, लहसुन की जो फसल है ना इसके अंदर 2 ही रोग अभी के समय सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पहला है पर्पल ब्लोच, जिसे बैंगनी धब्बा रोग भी अपन बोलते हैं, और दूसरा है डाउनी मिल्ड्यू। अब इन दोनों रोगों की पहचान अलग अलग तरीके से करना है, क्योंकि इनके जो लक्षण रहते हैं ना वो थोड़े अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए एक ही फफूंदनाशी लगता है, मतलब एक ही फफूंदनाशी अगर आप स्प्रे करते हो ना तो दोनों ही रोग वो काफी आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पर्पल ब्लोच यानी कि बैंगनी धब्बा रोग के बारे में। अब ये जो बैंगनी धब्बा रोग है इसको पहचानना काफी आसान है। ये जैसा कि इसका नाम से ही प्रतीत होता है कि इसका नाम जो है बैंगनी धब्बा रखा हुआ है, मतलब कि पत्तियां जो रहती ना उसके ऊपर बैंगनी रंग के धब्बे जैसे निशान बनते हैं। अब ये जो धब्बे जैसे निशान रहते हैं ना ये गड्ढे जैसे बनते हैं, यानी पत्तियों के अंदर गड्ढे बन रहे हैं, और वो अगर बैंगनी रंग का हो रहा है ना तो उसके अंदर पर्पल ब्लोच यानी कि बैंगनी धब्बा रोग लग चुका है। अब ये जो बैंगनी रंग का धब्बा रहता है ना, अगर ये धब्बा गहरा काले रंग का हो जाता है ना तो इसे स्टीम फिलियम ब्लाइट भी बोला जाता है। ये भी एक प्रकार का फफूंद जनित रोग ही है जो पर्पल ब्लोच जैसे ही दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो गड्ढे जो रहते हैं ना वो काले रंग के हो जाते हैं। अगर धब्बे पर्पल कलर के बन रहे हैं तो बैंगनी धब्बा रोग है, और वही धब्बे अगर काले गहरे काले रंग में बन रहे हैं ना तो वो स्टीम फिलियम ब्लाइट है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही रोग जो है वो पौधे की पत्तियों को ही प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा पत्तियों में ही इनके नुकसान देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरे रोग डाउनी मिल्ड्यू की बात करूं तो इसकी पहचान करना काफी आसान है। आप लहसुन की पत्तियों को जब गौर से देखते हो ना तो उसके ऊपर की जो परत रहती है या फिर ऊपर की जो नोक रहती है ना वो हल्की हल्की पीली पड़ के जलना शुरू कर देती है, जिसे अपन टिप बर्निंग भी बोलते हैं। टिप बर्निंग की जो समस्या है ना ये डाउनी मिल्ड्यू के कारण ही आती है, और ये जो रोग रहता है ना इसे डाउनी मिल्ड्यू बोला जाता है। हिंदी में इसे मृदु रोमिल आसिता भी बोलते हैं। तो अब किसानों तो बात आती है कि दोनों ही रोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो दोनों ही रोग यानी पर्पल ब्लोच और डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए आपको एक ही फफूंदनाशी को उपयोग में लेना है, वही है कात्यायनी प्लांटियो, जिसके अंदर ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन 25% प्लस टेबुकोनाजोल 50% पाया जाता है। अब ये 2 टेक्निकल दोनों ही तरीके से काम करते हैं, मतलब इसका जो रिजल्ट है ना वो आपको 2 से ज्यादा रोगों पर देखने को मिलेगा। अगर आप इसका छिड़काव करते हो तो जितने भी फफूंद जनित रोग लग रहे हैं या फिर फंगस के जो स्पोर पत्तियों पर दिखाई दे रहे हैं ना वो काफी आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। अब किसान मित्रों, ये जो प्लांटियो है ना इसकी एक और खास बात होती है कि इसको आप हमेशा प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव
प्रिवेंटिव और इरेडिकेटिव, इन तीनों तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हो। मतलब क्या होता है ना कि जब रोग लग रहा होता है तब भी आप इसे इस्तेमाल में ले सकते हो। अगर आपकी फसल में रोग नहीं आ रहा है, आज जब प्रिवेंटिव आप फंजीसाइड डालना चाहते हो तो भी प्लांटियो के रिजल्ट आपको काफी शानदार देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो है इरेडिकेटिव, मतलब अगर आप चाहते हो कि फफूंद जनित रोग पूरी तरीके से फसल में से नष्ट हो जाए, फंगस के जो भी स्पोर है वो नष्ट हो जाए, तो उसके लिए ये प्लांटियो काफी अच्छा काम करता है और इसका रिजल्ट भी आपको लंबे समय तक देखने को मिलता है। और रही बात इसके डोज की मात्रा की, तो आप इसे लहसुन की फसल में 1 एकड़ छिड़काव के लिए 100 ग्राम की मात्रा को उपयोग में लीजिए। अब किसानों तो बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे चैप्टर की ओर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कीटों के बारे में। तो लहसुन की जो फसल है ना, अभी के समय सबसे ज्यादा जो है वो 2 ही कीट देखने को मिल रहे हैं। पहला है रूट मैगट और दूसरा है थ्रिप्स। अब किसानों तो इन कीटों में भी अपन बात करते हैं सबसे पहले रूट मैगट की। अब ये जो रूट मैगट रहता है ना, इसको पहचानना काफी आसान होता है। ये एक सफेद रंग का दूधिया कलर का कीड़ा होता है जो पौधे की जड़ों पर हमला करता है। लहसुन की जड़ को आप गौर से देखते हो ना, तो ये क्या करता है ना, जो जड़ें रहती है ना उसे पूरी तरीके से काट के नीचे से खत्म कर देता है, जिससे पौधा पोषक तत्व तो ग्रहण नहीं कर पाता है और धीरे धीरे करके पौधे पीले पड़ने लगते हैं और पीला पड़ के आखिर में जाके सूख जाता है। अब इस रूट मैगट की एक और आदत होती है कि ये पौधे के अंदर जब भी कंद बन रहा होता है ना तभी हमला करता है और कंद का जो नीचे वाला हिस्सा रहता है, जो छोटा कंद रहता है ना, उसको अंदर से पंचर करके जो अंदर का जो भी मटेरियल रहता है ना उसे खा के नष्ट कर देता है। उसी कारण से भी आपको पौधे जो है वो धीरे धीरे करके सूखते हुए दिखाई देते हैं। अब किसानों को ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रूट मैगट रहता है ना, इसका हमला आपको उन्हीं खेत में या फिर उन्हीं क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है जिस खेत में आपने कच्ची गोबर की खाद डाली होती है। यानी कि खाद जो रहती है आप उसे बायो कीटनाशक से ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो ऐसी कंडीशन पर ये रूट मैगट की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। और उसके अलावा अगर आपने पिछले सीजन में दलहनी फसलें अगर लगाई थी तो उस खेत में भी आपको रूट मैगट का हमला जो है ना वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल रहे हो तो पहले तो आप उसे अच्छे से सड़ा ले, उसके बाद में जो भी गोबर की खाद आप डाल रहे हैं उसको आपको पहले ट्रीटमेंट लेना है, मतलब कि उसको मेटाराइजम एनोसोपोली जो बायो इंसेक्टिसाइड है उससे पहले आपको ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद में आपको खेत में डलवानी है ताकि ये रूट मैगट की जो समस्या है ना वो आपको कंट्रोल होते हुए दिखाई दे। और खड़ी फसल में ये समस्या देखने को मिल रही है तो फिर आप केमिकल कीटनाशक के ऊपर भी जा सकते हो और उसके लिए आप कात्यायनी क्लोरो जीआर को उपयोग में लीजिए। इसके अंदर क्लोरोपाइरिफॉस 10% दानेदार फॉर्म में पाया जाता है और इसकी 1 एकड़ की मात्रा आपको 10 किलो के हिसाब से रखनी है। जमीन के माध्यम से देना है, आप सूखी रेत के साथ में इसके मिक्स करके पौधे की जड़ों के वहां पे डलवा सकते हो और अगर आप इसे गोबर की खाद के साथ में मिक्स करके भी डलाना चाहते हो तो उसके साथ में भी आसानी से मिक्स होकर चला जाता है। अब किसानों तो बढ़ते हैं दूसरे कीट की ओर जो है थ्रिप्स। अब लहसुन की फसल में थ्रिप्स का जो हमला है ना ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और ये थ्रिप्स रहता है ना हमेशा लहसुन की जो गर्दन रहती है ना उस पर हमला करता है, जहां से पत्तियां तनों से निकलती है वहीं छुपकर लगातार पौधों में से रस चूसता है। उसी कारण से पौधे की जो पत्तियां रहती है उसके ऊपर टांके जैसे निशान भी बनते हुए दिखाई देते हैं, साथ ही साथ में पत्तियां पीली पड़ के जलना शुरू हो जाती है। उसी कारण से पौधे का जो क्लोरोफिल रहता है वो भी खत्म हो जाता है और पौधे की जो ऊर्जा बनने की क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है। अब किसानों तो इस लहसुन के अंदर थ्रिप्स के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उस वीडियो को चेक कीजिए। उसके अंदर हमने लहसुन के थ्रिप्स के ऊपर पूरी डिटेल जानकारी के बारे में बात करी है, यानी कि लहसुन में थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे पहचाना जाए और उसको कंट्रोल करने वाले एक नहीं दो नहीं ऐसे टॉप 5 इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करी है। तो जल्दी से जाके उस वीडियो को चेक कर लीजिए। तो किसानों तो यही थे लहसुन की फसल में अभी के समय लगने वाले रोग और कीट। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा भी आप लहसुन की फसल में और कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।